स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनमें यूनिट मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, तो एक्सेलरेशन और मोमेंटम और अपथ्रस्ट ये क्या है? ये वेक्टर है। ठीक है, आगे करें, मैं आ रहा हूँ 2 मिनट। देन पार्ट बी देखें, इसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटीज निकालनी है आपने। डी और एल में परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे निकालते हैं? डी की निकालनी है तो हो जाएगी 0.1 डिवाइडेड बाई 26.2 मल्टीप्लाइड बाई 100, और इसी तरह से हमने निकालनी एल की, तो ये हो जाएगा 1/162 मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, वेरी गुड। और जो हमारा आंसर आएगा, अगर वो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स में भी आ रहा हो तो उसको एक में कन्वर्ट कर लेना। क्यों? क्योंकि जो आपको टेबल में दी हुई है ना 0.4%, उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर? एक है। तो इसलिए आप अपने आंसर को भी क्या करेंगे, एक ही सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ कर देंगे। तो 0.4 और 0.6 आ रहा है। कोई भी स्टूडेंट यहाँ से डायरेक्टली कॉपी ना करे। ठीक है, कैलकुलेटर सबके पास अपना अपना होना चाहिए, और फिर कैलकुलेशन उससे करके करेंगे। यहाँ तक कर लिया आप लोगों ने? नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द सिलेंडर। फॉर्मूला दिया हुआ है इन्होंने डेंसिटी का, और वैल्यूज भी दी हुई है ना। चलिए डेंसिटी निकाल, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। आपको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो ही आपका आंसर किलोग्राम पर मीटर क्यूब में आएगा। ठीक है, तो 4 × m, मास जो दिया हुआ है ना वो ग्राम में है, किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ साथ में लगा दें। 4m अपॉन 4m/πd² L है। ठीक है, पाई d²। डी आपको जो दिया हुआ है डायमीटर वो मिली में है, और लेंथ भी मिली में है, इसलिए एक्सपोनेंट -3 लगाए। कितनी आ रही है डेंसिटी की वैल्यू? 2.83 एक्सपोनेंट 3। परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है इक्वेशन से। ये जो इक्वेशन दी है ना, इसी से इक्वेशन बनेगी। डेल्टा रो अपॉन रो इज इक्वल टू डेल्टा m अपॉन m प्लस 2 डेल्टा d अपॉन d प्लस डेल्टा l अपॉन l। और किसी भी इक्वेशन, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी की इक्वेशन में परसेंट का साइन लगा दें तो वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी की इक्वेशन बन जाती है। मास की परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी है बेटा अपना? 0.4। और डी की कितनी थी? और एल की है 0.6। डी वाली अनसर्टेनिटी 2 से क्यों मल्टीप्लाई होगी? क्योंकि डी पे स्क्वायर था और यहाँ पर भी 2 लिखा हुआ था। क्या आंसर आ रहा है? 1.8% आंसर आ रहा है। क्वेश्चन 1 हो गया सबका यहाँ तक? तो सब एग्जाम हमारा जून में हो गया खत्म। जून वाले बच्चों को अल्लाह हाफिज करने का टाइम आ गया। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगस्त में। A2 में, मतलब A2 नहीं करना तुमने? यहाँ तक सबका हो गया? देन एंगल दिया हुआ है 38 डिग्री, हाइट h है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 9 मीटर है। यू एच की वैल्यू कितनी दी है? ये छुपा के दिए इन्होंने अलग से ना, ताकि बच्चे ना पढ़ सके। इसको हम कहाँ लिख लेंगे? ये ऊपर ही लिख लेंगे इधर। कितनी दी हुई है यूएच की वैल्यू? तो यहाँ पर आप ये खुद लिख लें। अब आप मुझे बताएं मिस्टर अफनान,
हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी है? 9.5। और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है? और हॉरिजॉन्टल टाइम निकालना है हमको। फॉर्मूला क्या यूज होगा? टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हॉरिजॉन्टल में इक्वेशन ऑफ मोशन यूज नहीं होती, सस्ता वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, ठीक है, अफोर्डेबल। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है बेटा? 9, और स्पीड कितनी है? तो 9 अपॉन 9.5 से हमारा आंसर 0.95 आना चाहिए। ये इन्होंने आंसर हमें दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा एग्जामिनर है हमारे, आंसर वो साथ साथ देते जा रहे हैं कि ये लेकर आए किसी की तरफ। यहाँ तक सबने कर लिया। अब देखें, वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है। मुझे बताएं, हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, एंगल भी है, वर्टिकल निकालना है। एक काम करते हैं, हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं। 38 डिग्री एंगल है और हॉरिजॉन्टल पता है 9.5 है, और हमें कौन सा निकालना है? वर्टिकल वाला, है ना। तो इसको कहते हैं एडजेसेंट और इसको कहते हैं ऑपोजिट। एडजेसेंट और ऑपोजिट का क्या रिलेशन होता है? tan होता है। तो ये जगह tan 38 डिग्री इज इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो वी वाई मतलब वर्टिकल कंपोनेंट हमें पता करना है, और वी एक्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 9.5 हमें पता है। तो ये हो जाएगा 9.5 मल्टीप्लाइड बाय tan 38। आंसर आ गया 7.4 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। यहां तक सबने कर लिया। बेटा ये जो h है, ये कौन सी हाइट है? वर्टिकल डिस्टेंस की बात हो रही है ना, तो कौन सा मोशन है ये? वर्टिकल मोशन है। इस पूरे क्वेश्चन में देखें, कहीं पर एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल लिखा हुआ नजर आ रहा है आप लोग, तो इसका मतलब है इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन यूज हो सकती है। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 7.4 है। वर्टिकल की बात हो रही है, प्योरली वर्टिकल हर चीज दिखेगा, सही। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 7.4 है। एक्सेलरेशन कितनी लेंगे? -9.81 लेंगे। टाइम कितना लेंगे? 0.95। तो देखिए हमारे पास सब कुछ है। S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें S जो है ना वो h है, बाकी सब कुछ आपको पता है। तो u कितना लेंगे? 7.4 इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल, इनटू टाइम कितना लेंगे? 0.95। एक्सेलरेशन पॉजिटिव या नेगेटिव? क्यों नेगेटिव? क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स जा रहा है। तो माइनस में हाफ इंटू 9.81 मल्टीप्लाइड बाय 0.95 का स्क्वायर। क्या आंसर है? 2.6 मीटर इसका आंसर आ रहा है। ए के लिए आपको कम से कम 45 मार्क्स को टारगेट करना चाहिए, पेपर 2 60 का होता है। 75% मार्क्स चाहिए आपको ए ग्रेड लाने के लिए। बाकी तुमने कौन सा सही है पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ द बॉल जस्ट आफ्टर स्ट्राइकिंग द बॉल इज लेस देन इट्स स्पीड जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द बॉल। स्टेट व्हाट दिस इंडिकेट्स अबाउट द नेचर ऑफ द कोलिजन। कोलिजन कितनी तरह की होती है? तो ये कौन सी वाली? ये इन इलास्टिक कोलिजन है, क्योंकि स्पीड बिफोर कोलिजन और स्पीड आफ्टर कोलिजन, उनको ये वाला जो मार्क है ना उन्होंने बस ऐसे ही दे दिया है। ये हो सकता है उनके पास एक मार्क एक्स्ट्रा और उन्होंने चलो किसी जगह ऐसे ही दे दिया। तो स्पीड बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन सेम नहीं है। और वो पूछ रहे हैं बताएं कौन सी कोलिजन है ये, इस पे कमेंट करें। अगर एक्सप्लेनेशन होती तो आप क्या लिखते हैं कि कुछ एनर्जी क्या हो गई, अदर फॉर्म्स में कन्वर्ट हो गई। लॉस्ट एनर्जी कभी भी नहीं होती।
हमेशा एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है, तो आप कहेंगे किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, जैसे साउंड में कन्वर्ट हो गई, स्टेट चेंज होने की वजह से हीट में कन्वर्ट हो गई। वो उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं, वो तो इसी को तुम दोबारा दूसरे तरीके से कह। स्टेट द कंडीशंस फॉर अ सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम। कितनी कंडीशंस हैं? दो। क्या है वो? अच्छा, बच्चे लिखते हैं नो रिजल्टेंट फोर्स, नो रिजल्टेंट मोमेंट, इसमें मार्क नहीं मिलेगा। लिखना है नो रिजल्टेंट फोर्स इन एनी डायरेक्शन और नो रिजल्टेंट मोमेंट अबाउट द पिवट। पूरी पूरी बातें लिखेंगे आप लोग, सिर्फ ये नहीं कि कुछ भी आधी आधी शॉर्ट स्टेटमेंट्स लिखकर आ गए। एग्जामिनर को एग्जामिनर समझे, ठीक है? नहीं देगा मार्क। Figure 3.1 shows an airship in flight. The airship is propelled by identical fans that can be angled to control the motion of the airship. Upthrust आपको दिया हुआ है 93,000. The density of the surrounding air is 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. वॉल्यूम निकालना है। तो अपथ्रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू रो जी वी, हमें V निकालना है, तो ये हो जाएगा F अपॉन रो जी। इस फॉर्मूला में जो F है ये अपथ्रस्ट है। अपथ्रस्ट कितना दिया हुआ है? 93,000 डिवाइडेड बाय डेंसिटी कितनी है? 1.2 इंटू 9.81। कितना आया वॉल्यूम? 7900 7900 मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आ गया। When fully loaded, the weight of the airship is greater than the upthrust. कौन सी फोर्स ज्यादा है? डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा है, ठीक है। टू मेंटेन हॉरिजॉन्टल फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल फ्लाइट का मतलब है इक्विलिब्रियम। हॉरिजॉन्टल फ्लाइट का क्या मतलब है? इक्विलिब्रियम। इन स्टेटमेंट्स को अंडरलाइन करके आप अपनी मतलब इसको रिफ्रेस कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल फ्लाइट का मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब नो रिजल्टेंट फोर्स। The fans provide a total vertical force of 3 exponent 3 Newton upwards on the airship. Calculate the mass. तो देखें बेटा, वेट नीचे है, अपथ्रस्ट और ये जो वर्टिकल फोर्स है कहाँ है? ये ऊपर है। इनमें से मतलब अगर मैं बोलूं कि ऊपर वाली फोर्स ज्यादा है या नीचे वाली फोर्स ज्यादा है? सारी फोर्सेस बराबर हो चुकी हैं, क्योंकि उन्होंने बोला है कि टू मेंटेन हॉरिजॉन्टल फ्लाइट। इक्विलिब्रियम आ गया ना। अब मुझे बताएं इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? इसकी इक्वेशन बनेगी W इज इक्वल टू U प्लस एफ वी। क्यों हो गई इक्वल? उसने बताया ना आपको, टू मेंटेन हॉरिजॉन्टल फ्लाइट अपवर्ड फोर्स इतनी लगानी पड़ गई है ना। तो वेट इज इक्वल टू वर्टिकल फोर्स प्लस अपथ्रस्ट। अब इसमें मुझे निकालना है वेट सबसे पहले। तो एफ वी कितना दिया हुआ है? 3000। और अपथ्रस्ट कितना दिया हुआ था? 93,000। इससे हमें वेट मिल गया। अगर वेट पता चल जाए तो मास पता कर सकते हैं। मास का फॉर्मूला होता है W अपॉन जी, वेट डिवाइडेड बाय 9.81। तो आपका आंसर आ रहा है 9800 किलोग्राम इज द मास। यहाँ तक हो गया सबका? वेट नहीं, मास। यहाँ तक हो गया सबका? At a certain time, the airship in B is stationary. Stationary का मतलब फिर से इक्विलिब्रियम। The thrust force exerted by a fan on the airship is, ये बात कर रहे हैं फॉरवर्ड फोर्स की। थ्रस्ट का मतलब क्या है? फॉरवर्ड फोर्स।
To produce this force, a mass of 64 kilogram of air is propelled through the blades of the fan in the time of 0.5 seconds. Assume that the air is initially stationary at the entrance of the fan. The change in momentum of the air propelled through the fan blades in this time. Change in momentum का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी होता है ना, लेकिन वो यूज नहीं होगा। हमेशा फॉर्मूला वो यूज होता है जिसका डेटा हो। अब हमें मास और डेल्टा वी नहीं पता, मास पता है डेल्टा वी नहीं पता, तो फिर हम दूसरा फॉर्मूला सोच रहे हैं, वो है F इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ये है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो F इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी में डेल्टा पी को सब्जेक्ट बना सकते हैं, तो डेल्टा पी हो जाएगा F इंटू डेल्टा टी। F इन्होंने आपको दिया हुआ है 2800 मल्टीप्लाइड बाई टाइम टेकन कितना है 0.5। क्या आंसर आया? 1400 किलोग्राम मीटर्स पर सेकंड इज द चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? अब होगा मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी, जो पार्ट 2 में, क्योंकि अब उन्होंने चेंज इन मोमेंटम निकाल चुके हैं, अब हमसे पूछ रहे हैं स्पीड में चेंज कितना आएगा। ठीक है, तो डेल्टा पी होता है m डेल्टा वी, और हमें निकालना है डेल्टा वी, तो ये हो जाएगा डेल्टा पी अपॉन एम। डेल्टा पी है 1400 डिवाइडेड में मास कितना दिया हुआ है 64 किलोग्राम। तो चेंज इन स्पीड आ गया 22 मीटर्स पर सेकंड। इनिशियल स्पीड कितनी थी? इनिशियली स्टेशनरी, तो जो डेल्टा वी है ना वही फाइनल स्पीड है। चेंज इन स्पीड ही फाइनल स्पीड क्यों है? क्योंकि इनिशियल स्पीड 0 थी, तो हम यही डेल्टा वी को ही फाइनल आंसर अपना लिख देंगे, क्योंकि हमें पता है कि इनिशियल स्पीड 0 थी। यहां तक हो गया? Then the total kinetic energy of this air due to its movement, kinetic energy का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। हमें मास भी पता है, स्पीड भी पता है, ये वाला जो मार्क्स भी है ये भी उन्होंने बोला कि चलो एक्स्ट्रा है तो जो वो दे दें। कितना आया? 480 सही। 15,480 आंसर आ रहा है आप लोगों का। नेक्स्ट पार्ट पे जाएं। ग्रेडियंट फोर्स और एक्सटेंशन ग्राफ दिया हुआ है। ग्रेडियंट होगा स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, याद कर लिया आप लोगों ने? Explain why the area under the line represents the elastic potential energy of the wire. ये जो ग्राफ है ये ट्रायंगल है, सही है, और ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू एफ एक्स। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू एफ एक्स। वर्क डन किसके बराबर होता है? एफ इंटू एक्स के। लेकिन यहाँ पर हाफ क्यों आया? एवरेज फोर्स की वजह से आया है, क्योंकि फोर्स की वैल्यू जो है मिनिमम 0 है और मैक्सिमम एफ है, तो एवरेज वैल्यू ऑफ फोर्स आ जाएगी हाफ एफ। इसका मतलब है वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ, विच मींस के इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। कोई भी एनर्जी हो बराबर वो वर्क डन की होती है। यहां तक हो गया?
then wires D and H are joined together end to end to form a composite wire of negligible weight. The composite wire hangs vertically. इसको हम सीरीज कहें पैरेलल कहें? सीरीज। तो जो लोड लगा हुआ है 2 न्यूटन का वो H को भी मिलेगा और वो G को भी 2 न्यूटन मिलेगा। अब मुझे बताएं ग्राफ देखकर कि 2 न्यूटन पर H और G की क्या वैल्यूज है। तो ग्राफ में देखें तो H की वैल्यू आ रही है 2 न्यूटन पर 0.29 और G की आ रही है 0.39। तो ये लिखते हैं वैल्यूज आप लोग 0.39 फॉर G एंड 0.29 फॉर H। ओके, कैलकुलेट द टोटल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। टोटल का मतलब है दोनों की निकालनी है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एफ एक्स, सही है। तो हाफ एफ एक्स दोनों का कैलकुलेट करें और ऐड कर लें। जो एक्सटेंशन आपको दी हुई है वो मिलीमीटर्स में है, इसलिए हमने 10 की पावर -3 लगाना है उसके साथ। फोर्स कितनी है? 2 न्यूटन है दोनों की, लेकिन एक्सटेंशन दोनों की चेंज है। एक की है 0.39 मिलीमीटर मतलब एक्सपोनेंट -3 और दूसरे की है 0.29 मिलीमीटर। आंसर आ रहा है 6.8 एक्सपोनेंट -4। सर पेपर कौन सा है? मुश्किल वाला ये है नवंबर 2023 पेपर 2 वेरिएंट 3, सबसे आखिरी पेपर है बुक का। पेज नंबर क्या है? नहीं नहीं, वैसे जिस पेज पे हम 322 पे हैं हम लोग। यहाँ तक सबका हो गया। अच्छा अभी देखिए, सबसे पहले शुरू में ना एक लिखा हुआ था सेम मटेरियल, अंडरलाइन कर लें। सेम मटेरियल का मतलब है यंग मॉडुलस सेम है, ठीक है। देन यंग मॉडुलस का फॉर्मूला होता है एफ एल अपॉन ए एक्स या ए ई, जो भी आप लिखना चाहते हैं। इसमें इस पूरे फॉर्मूला में मुझे बताएं कौन से दो जो क्वांटिटीज हैं वो कांस्टेंट है। दोनों वायर्स का यंग मॉडुलस सेम है और फोर्स सेम, और जो सेम हो उसको बना लेते हैं सब्जेक्ट और उसको फिर भूल जाते हैं। सब्जेक्ट किसको बनाया हमने? ई को, और एफ को सब्जेक्ट बनाया, भूल जाए इसको। बचा क्या? एल अपॉन ए एक्स। तो ये बन जाएगा एल अपॉन ए एक्स इज इक्वल टू एल अपॉन ए एक्स, एक तरफ जी और एक तरफ एच। अब हमें करना क्या है? हमें रेशो किसका चाहिए? हमें चाहिए ए जी अपॉन ए एच, है ना। तो अब जरा सब्जेक्ट बना लें ए जी अपॉन ए एच को। ए जी अपॉन ए एच किसके बराबर आ रहा है? ए जी अपॉन ए एच, ये ए जी है और ये ए एच है। तो एल जी अपॉन एक्स जी मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स एच अपॉन एल एच से। ए जी अपॉन ए एच सब्जेक्ट बनाए। यस, अब एल जी कितना दिया हुआ है? एल जी इज एल, एक्स जी कितना था? तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट, एक्स जी हो गया 0.39, हम पिछले पार्ट में लिख चुके हैं। एक्स एच कितना है? 0.29, और एल एच कितना है? 1.5 एल। एल से एल कैंसिल, बाकी बताएं क्या आंसर आया। 0.495 आंसर आ रहा है, और आप उसको राउंड ऑफ करके टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में 0.50 लिखेंगे। यहां तक हो गया सबका? Then 2-point sources A and B produce coherent electromagnetic waves. The waves from A and B are emitted in phase and have wavelength lambda as shown. On figure 5.1, mark with a cross X the position of interference maximum. Maximum किसे कहते हैं? जहां पर आइडेंटिकल पॉइंट्स मिले। तो आप देखें आइडेंटिकल पॉइंट्स, इस लाइन को क्या कहते हैं पता है? इसको कहते हैं वेव फ्रंट। और वेव फ्रंट की डेफिनेशन आती है किसी को आपस? वेव फ्रंट किसे कहते हैं? द लाइन
ज्वाइनिंग ऑल दी आइडेंटिकल पॉइंट्स ऑफ अ वेव। ठीक है, तो ये जो लाइन बनी हुई है इसको कहते हैं वेव फ्रंट, और वेव फ्रंट का मतलब होता है आइडेंटिकल पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन बनाई है। तो लेट्स से क्रेस्ट है सारे, ये जो ब्लैक लाइंस है ये क्या है? इन्होंने ट्रफ बनाए? नहीं बनाए, नहीं बनाए, सही। जहां पर दोनों लाइंस कट कर रही हैं या इसका मतलब है दोनों के क्रेस्ट मिल रहे हैं, तो यहां पर दोनों कट कर रहे हैं नहीं कर रहे, तो ये पॉइंट पर क्या बनेगा? मैक्सिमा बनेगा। क्या बनेगा? इसी तरह से यहां क्या बनेगा? यहां क्या बनेगा? तो जो भी आपको पसंद आ रहा हो इन सब में से उधर आप लिख दें वाई। ठीक है, जो भी खूबसूरत लग रहा हो, अच्छा लग रहा हो, ये देख कर ढूंढ के वहां पर आप वाई लिख दें। किसी भी एक इंटरसेक्शन पे आप लिख सकते, किसी भी एक पे, ये नहीं कि सब अच्छे लग रहे हैं सब पे लिख दिया वाई 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 वाई, फिर एग्जामिनर कहेगा। अच्छा, फिर दूसरा है इंटरफेरेंस मिनिमम। मिनिमम किसे कहते हैं? जहां पर एक का क्रेस्ट हो और दूसरे का ट्रफ हो। ट्रफ तो उन्होंने बना के नहीं दिए, तो क्या हम खुद से लाइन बना सकते हैं ट्रफ वाली? बना सकते हैं। कहाँ होगी वो बीच में होगी। ठीक है, तो वाई तो मैंने यहाँ लिख लिया, मुझे ये अच्छा लग रहा था। तो ये जो रेड वाली लाइन है ये क्या है? ये दोनों वेव फ्रंट्स के बीच में, तो ये क्या है? ये ट्रफ की लाइन। ट्रफ का होता है क्रेस्ट, क्रेस्ट के बीच में ट्रफ होता है। अब आप देखें, इसको हम कर लेते हैं डॉटेड, क्योंकि वो जो दूसरी लाइंस बनी हुई है ना वो रिजिड बनी हुई है, वो पूरी पूरी सही बनी हुई है। तो हमने अपनी जो लाइन बनाई है उसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम डॉटेड लाइन बना रहे हैं, लेकिन बिल्कुल बीच में बनेगी। अच्छा, वो किसी भी बीच में बना सकते हैं, इधर भी बना सकते हैं, इधर भी बना सकते हैं, कहीं भी बना सकते हैं। अब आप देखिए इसका इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा है? यहाँ पर इंटरसेक्शन है या नहीं? एक रिजिड है और एक डॉटेड है, इसका मतलब एक क्रेस्ट है और एक ट्रफ है। यहाँ क्या बनेगा? यहाँ मिनिमा बनेगा, उसमें हम लिख देंगे जेड। ठीक है, कहीं पर भी लिख सकते हैं जहां पर भी कट हो रहा हो, जैसे यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यहां पर भी लिख सकते हैं, यहां पर भी लिख सकते हैं। अगर किसी ने लाइन नीचे बनाई है तो वो नीचे जहां भी इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां पर लिख सकता है। ठीक है, the waves in air has a wavelength of 2.9 exponent minus 5. Interference pattern is detected along a line parallel to AB and at a perpendicular distance of 140 meter. Spacing between adjacent interference maxima, देखो डेटा के हिसाब से फॉर्मूला कौन सा दिमाग में आ रहा है? लैम्डा पता चल रहा है, डिस्टेंस पता चल रहा है, मैक्सिमा इंटरफेरेंस मैक्सिमा की सेपरेशन पता चल रही है। तो ये हो जाएगा लैम्डा इक्वल्स टू ए एक्स अपॉन डी। ये यूज कहाँ होता था? ये टू सोर्स में यूज होता था। कहाँ पे? तो क्या ये टू सोर्स है या नहीं है? वो देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, 2 पॉइंट सोर्सेस। ठीक है, तो लैम्डा इक्वल्स टू ए एक्स अपॉन डी में ए चाहिए हमको, तो ये जाएगा लैम्डा डी अपॉन एक्स। सब कुछ पता है आपको। और जो एक्स है सेपरेशन वो सेंटीमीटर में दी है, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लें, तो आंसर आ रहा है आपके पास 0.34। वेवलेंथ जो दी गई है उसका ऑर्डर क्या है? वेवलेंथ का ऑर्डर है 10⁻⁻5। कौन होता है 10⁻⁻5? ये याद करनी है, अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा कोई मसला नहीं है, बस 1 महीने के बाद आप लोग बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, कुछ भी करने को नहीं होगा। ठीक है, तो खुद भी सोच रहे होंगे आप क्या करें, तो फिर उस वक्त टेबल याद कर लीजिएगा। इंफ्रारेड वेव्स हैं ये। -7 किसकी होती है? विजिबल लाइट की होती है। यहाँ तक कर लिया आप लोगों ने? ट्रेन ट्रेवल्स एट अ कांस्टेंट स्पीड टुवर्ड्स एन ऑब्जर्वर। ठीक है, फॉर्मूला बताएं। एफ ओ, ये दिया हुआ होता है डेटा में भी फॉर्मूला, एफ ओ इज इक्वल टू वी एफ एस अपॉन बी, प्लस या माइनस ये आपने डिसाइड करना है।
तो माइनस वी एस, और हमने निकालनी है स्पीड ऑफ ट्रेन, मतलब क्या निकालना है, वी एस चाहिए हमको। वी कहते हैं स्पीड ऑफ साउंड को इन द मीडियम, वो है 340। एफ ओ की वैल्यू ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी दी हुई 291, स्पीड ऑफ साउंड है 340, सोर्स की फ्रीक्वेंसी 251 है, और हमें वी एस पता करना है। आफ्टर कैलकुलेशन वी एस की वैल्यू आ रही है 47। यहां तक हो गया। देन इंटेंसिटी का एम्पलीट्यूड के साथ क्या रिलेशन होता है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। सही है, ये रिलेशन है इंटेंसिटी का एम्पलीट्यूड स्क्वायर के साथ। टाइम जीरो इस पे, डिस्टेंस जीरो पर, डिस्टेंस वन पर इंटेंसिटी कितनी है, वन का स्क्वायर कितना होता है। सही है, तो कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, वन ही आ जाएगा यहाँ पर। तो पहला कोऑर्डिनेट तो आप पहला कोऑर्डिनेट यहीं पे प्लॉट कर लें। हमें इंटेंसिटी पता है, हमें एम्पलीट्यूड पता करना है। जो भी वैल्यू है उसका वो करें स्क्वायर रूट, और उस पर पॉइंट प्लॉट कर लें। हर पॉइंट पर यही काम करें आप। टू पर कितना है, 0.56 का रूट करें। इस तरह करते करते तमाम पॉइंट्स प्लॉट करें। तो एक पॉइंट जो, अगर हम दोनों एक्सट्रीम वैल्यूज देखें, तो एक पॉइंट आ रहा है बिल्कुल सेम जगह पर, और अगर आप 4 पर पोजीशन देखते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी है, 0.1 का आधा है ना, 0.05 है। देखो ये 0 है, उसके बाद ये है 0.1, ये है 0. आप एक्सट्रीम पॉइंट ही देख लो ना, क्योंकि आपके पास तो सेम वो आ रहे हैं, एक ही लाइन पे आ रहे हैं ना सारे पॉइंट्स। पॉइंट्स प्लॉट कर रहे हैं तो लाइन पे ही आ रहे हैं ना, इसका मतलब हम अगर हम एक्सट्रीम पॉइंट्स ही देख लें तो सारे उधर ही होंगे। तो हमने एक पॉइंट पहला देखा है और एक पॉइंट आखिरी देखे। ठीक है, क्यों, क्या हुआ, हल्का सा कर्व हो सकता है, हल्का सा होगा, बेस्ट फिट लाइन बनेगी, लेकिन उस पर कितना स्टीप आ रहा है। आपका 4 पर पॉइंट क्या आ रहा है ये बताएं। नहीं ना, वो आप मुझे बताएं 4 पर ये वैल्यू कितनी है। नहीं नहीं, 0.06 के करीब है ना, देखो तीसरा बॉक्स है ना, ये 0.06 है। 0.06 का रूट करो, स्क्वायर रूट ऑफ 0.06 आ रहा है 0.244। स्क्वायर रूट बोल रहा हूँ कब से मैं। भाई ये आप एम्पलीट्यूड प्लॉट कर रहे हो, इंटेंसिटी आपको पता है, इनका रिलेशन इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर है। हमें ए चाहिए तो रूट किस पे लगेगा, इंटेंसिटी पे लगेगा ना रूट। हमें एम्पलीट्यूड चाहिए ना, तो जो इंटेंसिटी की वैल्यूज है उनका रूट लेते जाओ, हर पॉइंट पर आपको वैल्यू पता चल जाएगी, कोऑर्डिनेट उसका क्या आ रहा है पॉइंट। पॉइंट वन पे वैल्यू क्या है इंटेंसिटी की, 0.76 है ना। और 0.76 का रूट है 0.87, तो ये लाइन पास होनी चाहिए 0.87 पे जो कर रही है, बिल्कुल स्ट्रेट ही जा रहा है। अगर आपको 3 पॉइंट्स मिल जाए ना एक लाइन पर, तो फिर तो कर्व हो ही नहीं सकती। 3 पॉइंट्स मिल गए सबको, तो बस तीनों के थ्रू लाइन कनेक्ट कर दें, आप खत्म हो गई, क्वेश्चन ही हो गया यहाँ पे। ठीक है, पहले पार्ट में तो यही पूछा था इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का क्या रिलेशन है, और दूसरे पार्ट में हमने एक लाइन बना ली। यहाँ तक सबने कर लिया।
कोई मसला? हमें इंटेंसिटी पता थी, हमें एम्पलीट्यूड निकालना था। तो सेम पॉइंट पर सेम कोऑर्डिनेट्स पर एम्पलीट्यूड प्लॉट करने के लिए जो उस कोऑर्डिनेट पर इंटेंसिटी की वैल्यू है उसका रूट लेते जाए और प्लॉट करते जाए। 2 या 3 पॉइंट्स मिलने के बाद आप लाइन का ट्रेंड देख लेंगे बस। 2 मार्क का क्वेश्चन है, तो उसमें अगर ये 4 मार्क का क्वेश्चन होता ना तो वो हर एक कोऑर्डिनेट को टेस्ट करता, इसलिए यहाँ पर ये इतना भी काफी है। ओम्स लॉ की स्टेटमेंट बताएं। करंट इन अ कंडक्टर is directly proportional to potential difference provided temperature remains constant। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो फिर करंट और पोटेंशियल डिफरेंस आपस में प्रोपोर्शनल होंगे। यहां तक हो गया। A battery of electromotive force 6.2 volts and negligible internal resistance is connected in a circuit to form to a uniform resistance wire. A voltmeter, a fixed resistor, and a switch is shown in figure 7.1. रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है, तो रो हो जाएगा आर ए अपॉन एल। रेजिस्टेंस दी हुई है 18, एरिया भी दिया हुआ है 7.2 एक्सपोनेंट माइनस 8 और लेंथ आपको दी हुई है 0.94। तो आंसर आ रहा है रेजिस्टिविटी का 1.4 एक्सपोनेंट माइनस 6। The switch is open. State the reading on the voltmeter. ये जो S है वायर S हाफ वे पे कनेक्टेड है। ऊपर देखें द स्लाइडर S इज पोजीशनड हाफ वे। हाफ वे को अंडरलाइन कर लें। हाफ वे का मतलब क्या है? रेजिस्टेंस लेंथ आधी है तो रेजिस्टेंस भी आधी होगी, और रेजिस्टेंस आधी है तो वोल्टेज भी आधा होगा। वोल्टेज टोटल था कितना? तो आधा कितना हो गया? 3.1 हो गया। 6.2 था। हाफ पे को अंडरलाइन कर लें। हाफ पे का मतलब आधी लेंथ ऑफ वायर। लेंथ ऑफ वायर आधी तो रेजिस्टेंस भी आधी। रेजिस्टेंस आधी तो वोल्टेज भी आधा ही आएगा। ईएमएफ टोटल कितना है? अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे स्लाइडर एस एस यहाँ पर है इधर, अब बताएं वोल्टेज कितना होगा? 6.2 होगा। और अगर ये यहाँ हो तो 0 होगा, और ये अगर बीच में हो तो आधा होगा। 6.2 का आधा कितना होता है? 3.1। तो ये 3.1 आ। यहाँ तक कर लिया सबने? देन उन्होंने बोला द स्विच इज नाउ क्लोज्ड। बेटा ये गौर से देखें, ये स्विच जो पहले ओपन था ये क्लोज हो गया। इस वायर की जो आधी वायर है और ये रेजिस्टर, ये आपस में कैसे हैं? पैरेलल में। पैरेलल में अगर रेजिस्टर कनेक्ट करते हैं ना तो उससे रेजिस्टेंस कम हो जाती है, और रेजिस्टेंस कम होने से सर्किट का करंट बढ़ जाएगा। तो उन्होंने पूछा है बताएं करंट को क्या होगा? तो बता दिया मैंने। ठीक है, अभी तो है 2 घंटे हैं, रोजा खोल लेंगे। सही है। करंट बढ़ेगा कम होगा? क्यों बढ़ेगा? रेजिस्टर पैरेलल में ऐड हो गया है। पैरेलल में रेजिस्टर्स ऐड होने से रेजिस्टेंस कम होती है, रेजिस्टेंस कम होने से सर्किट का करंट बढ़ जाएगा। अच्छा, अब मुझे बताएं वोल्ट मीटर रीडिंग को क्या हो? देखें जो एस है ना, ये बता रहा है वोल्टेज इस रेजिस्टर का और इतने पार्ट का।
यहां पर सर्किट का करंट क्या हुआ है, सर्किट का करंट इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो जहां रेजिस्टेंस ज्यादा होगी वहां वोल्टेज ज्यादा होगा, यहां पर रेजिस्टेंस कम हो गई है तो यहाँ वोल्टेज भी कम हो जाएगा। तो ये इंक्रीज हो गई है और वोल्ट मीटर रीडिंग डिक्रीज हो जाएगी। कांस्टेंट क्या है इसमें अभी, कांस्टेंट रेजिस्टेंस है, ये वाले पार्ट की रेजिस्टेंस चेंज हो रही है। अब आप कह रहे हैं ना V इज इक्वल टू आई आर, तो मैं पूछ रहा हूँ कांस्टेंट कौन है, आप कहेंगे आर कांस्टेंट है। अब मुझे बताओ आर कांस्टेंट है तो V और I का रिलेशन पढ़ोगे ना, V और R का तो नहीं पढ़ोगे। V और I का रिलेशन क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब मुझे बताओ सर्किट का करंट बढ़ा है कम हुआ है, बढ़ा है। तो यहाँ पर जहां रेजिस्टेंस कांस्टेंट थी जिसमें रेजिस्टेंस चेंज नहीं हुई, यहाँ पर करंट बढ़ने की वजह से यहाँ वोल्टेज बढ़ गई। अब यहाँ वोल्टेज बढ़ा है तो यहाँ ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, पहले दोनों जगह पे 3.1 और 3.1 था दोनों साइड्स पे, अब जो राइट साइड है वहां पर वोल्टेज 3.1 से ज्यादा हो गया और जो लेफ्ट साइड है वहां पे वोल्टेज 3.1 से कम हो गया, और हमने यही लिखा है अभी के करंट बढ़ गया लेकिन वोल्ट मीटर रीडिंग डिक्रीज हो गई। वोल्ट मीटर रीडिंग का मतलब क्या, लेफ्ट साइड वाला जो सर्किट है ना उस तरफ अब वोल्टेज 3.1 नहीं है, वहां 3.1 से कम हो गया। The switch remains closed. The slider S is moved along the resistance wire so that the voltmeter reading is 3.1. अब 3.1 करने के लिए स्लाइडर को कहाँ लेके जाएंगे, राइट या लेफ्ट, राइट लेके जाएंगे। वो कह रहे हैं वहां पे X बना दो, तो कहाँ बना दो X, स्लाइडर जहां है उससे थोड़ा सा आगे, राइट पर थोड़ी सी आगे। इस ये नहीं कि बिल्कुल इधर ले जाके बना दें आप, यहाँ पर ले गए तो वोल्टेज कितना हो जाएगा, 6.2 हो जाएगा जो पूरा सर्किट का था। और फिर आखिरी पार्ट में उन्होंने बोला डिटरमिन द चार्ज ऑफ अ चार्ज कैरियर इन द वायर सजेस्टेड बाय द डेटा। तो हमारे पास है करंट है, ड्रिफ्ट स्पीड है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा जो हमें डेटा के हिसाब से नजर आ रहा है, I इज इक्वल टू एन ए वी क्यू, और हमें क्यू निकालना है, I अपॉन एन ए वी। आई कितना गिवन है, डिवाइडेड बाय एन, 9 एक्सपोनेंट 28 दिया हुआ है। एरिया, एरिया कहाँ है, शुरू के पार्ट में दिया हुआ है, वही यूज होगा, 7.2 एक्सपोनेंट -8, और v इन्होंने दिया हुआ है 1.3 एक्सपोनेंट -3। बताएं क्यू कितना आ रहा है, 1.1 एक्सपोनेंट -19 कूलम्स। With reference to the value of q explained by the data recorded by student cannot be correct। ये जो q की वैल्यू है क्या ये पॉसिबल है, q की वैल्यू हमेशा 1.6 एक्सपोनेंट -19 का मल्टीपल होती है, क्या ये मल्टीपल है 1.6 एक्सपोनेंट -19 का, नहीं है ना। और 1.6 एक्सपोनेंट -19 से कम हो सकती है वैल्यू, नहीं हो सकती, यहाँ तो कम आ रही है, तो इसलिए पॉसिबल नहीं है। shouldn't be less than 1.6 exponent -19। यहाँ तक हो गया, देन मुझे बताएं कि बीटा पर क्या नंबर आते हैं, 0 और 1 आता है, और एक्स पे क्या आएगा इस हिसाब से, 23 और 11 आ जाएगा। तो वो पूछ रहे हैं बताएं कि 23 और 12 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, न्यूक्लियॉन नंबर, और 12 रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोटॉन नंबर। पार्ट 2 हमने पहले ही कर लिया है, और फिर वो पूछ रहे हैं आपसे state the name of the group of fundamental particles to which positron and neutrino belong। leptons, leptons वो होते हैं जिन पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का इफेक्ट नहीं होता।
ठीक है यहाँ तक? देन इस ग्राफ में आप देख के बताएं नंबर ऑफ पार्टिकल्स एमिटेड और काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू चेंज हो रही है, एक ही वैल्यू है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितने भी एमिट हो रहे हैं, हर एक की काइनेटिक एनर्जी सेम है। बीटा डिके में ऐसा होता है, बीटा डिके में काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बीटा पार्टिकल्स की रेंज होती है। हमेशा हम लिखते हैं रेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जीज ऑफ बीटा पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं? इसका मतलब है फॉर बीटा डिके नॉट ऑल द बीटा पार्टिकल्स आर रिलीज्ड विद द सेम काइनेटिक एनर्जी। ये ग्राफ क्या शो कर रहा है? जितने भी पार्टिकल्स एमिट हुए हैं सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम है। कैसा होता है? तो ये पूछ रहे हैं स्टेट हाउ फिगर 8.1 शोज दैट दीज न्यूक्लियाई डू नॉट अंडरगो बीटा डिके। कैसे पता चल रहा है बीटा डिके नहीं हो रहा? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की एक ही वैल्यू है। बीटा डिके में काइनेटिक एनर्जी की सिंगल वैल्यू नहीं होती, रेंज ऑफ वैल्यूज होती है, तो इसलिए इसको सिंगल लाइन नहीं होना चाहिए।